लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हमने एक बार ली, उस पर हमने नॉर्मल फोर्स लगाया, तो नॉर्मल फोर्स के कारण क्या डेवलप हुई थी, नॉर्मल स्ट्रेसेस। तो नॉर्मल स्ट्रेसेस क्या थी, जो भी आपका सरफेस है, जो भी आपका सेक्शन है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेसेस डेवलप हुई। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है shear modulus of elasticity G। हम इलास्टिसिटी कॉन्स्टेंट्स पढ़ रहे हैं, उसमें से पहले हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और पॉइजन्स रेशियो लास्ट लेक्चर में देख लिया था। आज हम समझने वाले हैं shear modulus of elasticity G क्या होता है, इसको डिफाइन करेंगे। तो जैसा कि नाम ही बता रहा है shear modulus, तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि shear होता क्या है। तो देखिए, ये एक चौक है, या फिर एक बार हम ये डस्टर लेके समझते हैं। तो इस डस्टर को मैं क्या कर सकता हूँ, खींच सकता हूँ, दबा सकता हूँ। जब खींच रहा हूँ तो टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूँ, तो स्ट्रेसेस जो डेवलप होगी वो टेंसाइल स्ट्रेसेस होगी। दबा रहा हूँ तो कंप्रेशन अप्लाई कर रहा हूँ, तो जो स्ट्रेसेस जो डेवलप होगी वो कौन सी होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इस टाइप से कुछ बेंड कर सकता हूँ किसी भी चीज को। ठीक है, जब आप इस टाइप से बेंड कर रहे हैं तो देखिए, यदि ये ऐसे बेंड हो रहा है तो ऊपर वाला सरफेस तो क्या हो रहा है, खींच रहा है, और नीचे वाला सरफेस क्या हो रहा है, ये वाला सरफेस क्या हो रहा है, दब रहा है। तो जो ऊपर वाला सरफेस खींच रहा है, यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेसेस मींस टेंशन एक्ट होती है, और जो नीचे जो फाइबर, नीचे जो इसका हिस्सा दब रहा है, वहां पे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप। तो बेसिकली आप चाहे डेवलप क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है टेंशन या कंप्रेशन, चाहे आप डायरेक्ट खींच रहे हैं या डायरेक्ट दबा रहे हैं, चाहे वो आ रहा है थ्रू बेंडिंग। तो इस टाइप की जो स्ट्रेसेस होती है, टेंशन और कंप्रेशन जो स्ट्रेसेस होती है वो होती है नॉर्मल। मींस जो भी आपका क्रॉस सेक्शन है, जैसे इसमें भी जो भी आपका क्रॉस सेक्शन होगा, मान लीजिए ये वाला क्रॉस सेक्शन, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये स्ट्रेसेस एक्ट करती हैं। अब बात करते हैं कि शियर स्ट्रेसेस क्या होती है। अब मान लीजिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। मान लीजिए दो स्टील की प्लेट्स हैं, उनको एक बोल्ट इस प्रकार से जोड़ रहा है। अब इन स्टील की प्लेट्स में मैं इस प्रकार से कोई लोड भी अप्लाई करता हूं, तो क्या होगा, आप खुद इमेजिन कीजिए। तो इस तरफ से तो ये इस तरफ खींच रहा है बोल्ट, और यहां से नीचे की तरफ से इस तरफ खींच रहा है। तो इसका यदि मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो कुछ कुछ ऐसा बनेगा। देखिए इसको, ये वाला जो पोर्शन है, इसके लोड कैसे लग रहा है, ऐसे। तो ये मान लीजिए इस प्लेन को मैं बोल देता हूं एक्स एक्स प्लेन बोल देता हूं। इस प्लेन को मैं नाम दे देता हूं एक्स एक्स। तो यहां पे मैंने मार्क कर दिया एक्स एक्स। तो यहां पर जो स्ट्रेसेस एक्ट हुई वो कुछ ऐसी एक्ट इस प्रकार से, और ये वाला जो पोर्शन है नीचे वाला, इसमें क्या इधर खिंचा हुआ है, तो कैसी स्ट्रेसेस आएगी, कुछ इस प्रकार से। तो एक बार आप इमेजिन करके देखिए होगा क्या, मतलब इस टाइप से कुछ होगा। जैसे मैं आपको एक चौक के एग्जांपल से बताता हूं, इस टाइप से हो रहा है, यहाँ पर इस केस में दोनों तरफ से हो रहा है। आप एक बार मान लीजिए मैंने एक तरफ से इसको पकड़ रखा और ऐसा कोई फोर्स लगा रहा हूं, तो क्या होगा, इस प्रकार से शियर एक्ट करेगा, इसको बोलते हैं शियर फोर्स। तो ये जो शियर फोर्स के कारण क्या होगा, इस प्रकार से इसमें क्रैक आ सकते हैं। ये इस प्लेन पे क्या हो सकता है, टूट सकता है। कौन से प्लेन पे, प्लेन एक्स एक्स पे। अब मैं क्या करता हूं, इसको अलग अलग बना देता हूं। देखिए, ऊपर वाला पोर्शन अलग बनाता हूं, जो सेक्शन एक्स एक्स के ऊपर वाला, और इसके नीचे वाला पोर्शन में कुछ अलग बना। इस प्रकार से मैंने ये दो अलग अलग बना दिए। बीच में क्या है आपका, सेक्शन एक्स एक्स, ये क्या है, एक्स एक्स।
ठीक है, यहाँ पे लोडिंग इस प्रकार से लग रही है और यहाँ पर लोडिंग इस प्रकार से। तो चलिए नीचे वाले पोर्शन की बात करें। जैसे मान लीजिए ये चौक है, ये नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला। अब इस पे स्ट्रेसेस कैसे एक्ट कर रही है, ऐसे, ठीक है। और ये जो सेक्शन एक्स एक्स है, जो शियर के अंदर सेक्शन आ रहा है, वो कौन सा सेक्शन आ रहा है, सेक्शन एक्स एक्स, जहां पे शियर हो सकता है। तो जब ये मान लीजिए कि नीचे है, इस पे कुछ इस प्रकार से लोडिंग लगी, तो क्रिटिकल सेक्शन कौन सा है आपका, सेक्शन एक्स एक्स है। तो सेक्शन एक्स एक्स क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। तो यदि सेक्शन एक्स एक्स को, अभी तो आप क्या देख रहे हैं, इस बोल्ट को सामने से देख रहे हैं। बोल्ट को यदि यहाँ से आप काट लीजिए, काटने के बाद कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। इसका जो सेक्शन है कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो ये वाला जो शियर फोर्स यहाँ पर एक्ट हो रहा है, ये वाला जो शियर एक्ट हो रहा है, इसको रेजिस्ट कौन करेगा, इस वाले सेक्शन पे डेवलप हुई शियर स्ट्रेस। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस का, जो भी आपका शियर फोर्स लग रहा है उसका अपोजिट। तो यदि हम इसको एक पूरे तरीके से देखें तो कुछ ऐसे बी से शो कर सकते हैं ओवरऑल, मतलब ये जो स्मॉल स्मॉल एरो को मिला के मैंने एक बड़ा एरो बना के इसको क्या बोल दिया, शियर फोर्स बोल दिया वी और वी, ऊपर नीचे दोनों बराबर आएंगे क्योंकि लोडिंग पी आर पी क्या है, बराबर। अब इस वी को कौन अपोज कर रहा है, इस सेक्शन पे, कौन से सेक्शन पे, इस सेक्शन पे डेवलप हुआ शियर स्ट्रेस, इस शियर फोर्स को, ठीक है। तो और ऊपर वाले का यदि हम सेक्शन देखें तो हम, यदि ये वाला सेक्शन कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, और यदि हम ऊपर वाले का सेक्शन देखें तो कैसा दिखेगा। अब आप लोग भी बताइए कि ऊपर से देखिए, मान लीजिए कि ये वाला पोर्शन है ऊपर वाला, ये है, जैसे चौक दिख रहा है आप लोगों को, ये मान लीजिए ये है चौक है, ये है। अब इस पे जो शियर फोर्स एक्ट कर रहा है, कैसा कर रहा है, इधर की तरफ। तो इसके जो सेक्शन पे जो डेवलप होगा इसको रेजिस्ट करने के लिए, तो किधर डेवलप होगा, इधर। अपोज कहां से होगा, क्योंकि क्रिटिकल कौन सा है, क्रिटिकल सेक्शन कौन सा है, सेक्शन एक्स एक्स। तो अपोज भी कहां पे करेगा, सेक्शन पर ही करेगा। तो कहने का मतलब है सेक्शन एक्स एक्स के ऊपर शियर स्ट्रेस की डायरेक्शन ये होगी और सेक्शन एक्स एक्स के नीचे शियर स्ट्रेस की डायरेक्शन ये होगी। ये डिपेंड करता है कि शियर फोर्सेस कैसे एक्ट कर रहे हैं। तो यदि मैं बोलूं, अब मुझे डिफाइन करना है कि शियर स्ट्रेस क्या होती है, क्योंकि हमारा टॉपिक है शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जी। तो हमको शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जी डिफाइन करने के लिए हमको ये भी समझना पड़ेगा शियर फोर्स क्या है और शियर स्ट्रेसेस क्या है। देखिए इसमें डायरेक्ट लोड नहीं लग रहा है, इस बोल्ट पे कुछ इस टाइप का लोड लगता तो ये कंप्रेसिव लोड हो जाता, लेकिन ये नहीं लग रहा है ना। या फिर इस बोल्ट को पकड़ के मैं ऐसे खींचता तो ये टेंसाइल लोड लग जाता, ये भी नहीं लग रहा है। इस पे कुछ अलग प्रकार का लोड लग रहा है, क्योंकि इसका ये जो पूरा अरेंजमेंट था प्लेट का और बोल्ट का, वो क्या कर रहा है, इसको शियर कर रहा है ना। और शियर करने के बाद जो भी शियर फोर्स लग रहा है उसको अपोज कौन कर रहा है, सेक्शन पे जो शियर स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है। तो इसको देखा जाए, आप मेरे ख्याल से 3D में विजुलाइज किया जाए तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तुम्हारा आएगा समझ में जो मैंने समझाया है, ठीक है। तो अब हम शियर स्ट्रेस डिफाइन करें तो शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, शियर फोर्स जो कि ये है अपॉन वो वाला एरिया जहां पर शियर स्ट्रेसेस डेवलप होती है। तो इसको अपन बोल सकते हैं ए शियर, मतलब एरिया जहां पे शियर स्ट्रेसेस क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। ये वाला एरिया नहीं है, एरिया कौन सा है, सेक्शन वाला। दोबारा बता देता हूं, ये मान लीजिए नीचे वाला पोर्शन था, इस पे शियर फोर्स ऐसे इस वाले डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो अपोज कहां होगा, सेक्शन पे, क्योंकि इफेक्ट कहां आ रहा है इसका, सेक्शन पे आ रहा है। तो एरिया भी कौन सा काम में लेंगे, ये वाला, ठीक है। तो इसे बोलते हैं अपन शियर स्ट्रेस। अब देखते हैं कि शियर स्ट्रेन क्या होता है। देखिए हमारा वही तरीका है जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मैंने समझाया था। तो पहले नॉर्मल स्ट्रेन समझाया था, फिर नॉर्मल स्ट्रेस समझाया था। इसमें पहले शियर स्ट्रेस आपको बता दिया, इसको शो करते हैं टाउ से। इसको लिख देते हैं एक बार, शियर स्ट्रेस ये है आपका शियर फोर्स, इसको शो किया जाता है टाउ से। अब देखते हैं शियर स्ट्रेन क्या होता है। देखिए मान लीजिए ये वाला टुकड़ा, ये नीचे वाला हम अलग से उठा के मैं यहाँ पर दोबारा बना दूंगी। ये मैंने बनाया, इस टाइप से स्ट्रेट हो रहा था, ठीक है। इसका सेक्शन मैंने बनाया,
सेक्शन पे कुछ इस प्रकार से एक्ट हो रहा था, या फिर ये ऊपर वाला ना बना के हम एक बार, तो मान लीजिए हम ये ऊपर वाला पोर्शन उठा के मैं बनाता हूँ, ऊपर वाला पोर्शन, या फिर मान लीजिए जो सेक्शन है डायरेक्ट मैं ये बनाता हूँ। तो सेक्शन पे कैसे इस प्रकार से शियर स्ट्रेसेस एक्ट कर रही है। तो हालांकि हमारे पास एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन एक बार मान लीजिए कि सेक्शन ये है, सेक्शन पे शियर स्ट्रेस कैसे एक्ट कर रही है, ऐसे कैसे एक्ट कर रही है, इस तरफ, मतलब यहाँ पर इसकी सरफेस पे एक्ट कर रही है ऐसे। लेकिन अब मान लीजिए कि टूटा नहीं था ये बोल्ट, आपका ये लोड इतना था कि ये बोल्ट टूटा नहीं था। अभी तो मैं आप एक टूटना अपने दिमाग में ला रहे, मान लीजिए टूटा नहीं था, लेकिन दोनों तरफ से खिंचाव था और ये बोल्ट अपनी जगह था, लेकिन बोल्ट इस खिंचाव को, ये लोड भी लग रहा था, उसको क्या कर रहा था, सह रहा था। तो उस केस में जब ये टूटा नहीं था, तो इसका मतलब जो भी स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो रही है आपस में। तो ये जो शियर स्ट्रेस यहाँ पे डेवलप हुई है, मान लीजिए, तो इसमें से अब मैं एक बहुत छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ, बहुत छोटा सा, ये जो सेक्शन था उस सेक्शन में से एक बहुत छोटा सा एलिमेंट में निकाल लेता हूँ, बहुत छोटा, और उस बहुत छोटे को बड़ा करके मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। देखिए तो यहाँ पर शियर स्ट्रेसेस एक्ट हो रही है, ये देखिए ग्रीन होता है, ये टॉप पर इस टाइप से एक्ट हो रही है। तो अब होगा क्या, शियर स्ट्रेस ऐसे एक्ट हो रही है, लेकिन देखिए डिफॉर्म नहीं हो रहा, ये बोल्ट आपका डिफॉर्म थोड़ा ना हुआ कि शियर स्ट्रेस ऐसे एक्ट हुई तो डिफॉर्म हो रहा है, ये भी अपनी जगह है, मतलब ये रेजिस्ट कर पा रहा है इस चीज। तो जब शियर स्ट्रेस यहाँ ऐसे एक्ट होगी, यदि मान लीजिए यही एक्ट होती तो क्या हो जाता है, ऐसे डिफॉर्म हो जाता बोल्ट, लेकिन ये तो नहीं होता। आप भी देखते हैं बोल्ट से बहुत सारी चीज जुड़ी रहती है, तो वो डिफॉर्मेशन नहीं है, वहां सब कुछ मतलब जैसा है वैसा ही, कुछ चेंज नहीं हो रहा। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये ऐसे एक्ट हुई, तो इसको अब इक्विलिब्रियम में रहने के लिए, साम्यावस्था में रहने के लिए नेट फोर्सेस क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो अभी हमने एक छोटा सा एलिमेंट उठाया है इसमें, तो ये एलिमेंट में भी नेट इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्सेस क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, नेट फोर्सेस। तो अब यहाँ पर यदि शियर स्ट्रेसेस ऐसे एक्ट हो रही है, तो इसका जो ये जस्ट पीछे वाला है, कौन सा, ये वाला, तो यहाँ पे उसकी क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में शियर स्ट्रेसेस एक्ट होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसे हो रही थी, तो यहाँ पर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, मान लीजिए इससे आप यदि देख पा रहे हैं, तो इस टाइप से आपकी शियर स्ट्रेसेस एक्ट होगी। ठीक है, अब क्या होगा, इसको मैं एक बार 3D में बना के बताता हूँ। अब देखिए ये जो एलिमेंट था जो मैंने इसके यहाँ से, कहाँ से, इसके क्रॉस सेक्शन, जो चौक का क्रॉस सेक्शन था, चौक का जो क्रॉस सेक्शन था, उसमें से एक 3D छोटा सा 3D एलिमेंट उठाया, उसको बड़ा करके आपको यहाँ दिखाया। अब उसको मैं बोर्ड पे दिखा, ठीक है। इसकी डायमेंशन क्या मान ली, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, ये 3D एलिमेंट है ना। अब क्या हो रहा है, देखिए इस पर जो स्ट्रेसेस एक्ट कर रही थी, यहाँ पर जो स्ट्रेसेस एक्ट कर रही थी, वो कर रही थी कुछ ऐसे, इस टाइप से एक्ट हो रही थी। यहाँ पर ये जो 3D एलिमेंट हमने उठाया था, क्योंकि इस पूरी सरफेस पे इस तरफ एक्ट कर रही थी, तो इस तरफ का ये मैंने बना दिया, ये वाली स्ट्रेस मान लीजिए कुछ ये बना लिया। अब इसको बैलेंस करने के लिए इसके नीचे वाले फेस पे भी अपोजिट डायरेक्शन में अपने आप शियर स्ट्रेस जनरेट होगी। अब चूंकि ये दोनों क्या है, कपल बना रहे हैं, ये दोनों फोर्स क्या बना रहे हैं, कपल, ये इस तरफ धकेल रहा है, ये उल्टा धकेल रहा है, तो ये पूरे के पूरे एलिमेंट को कैसे कर देंगे, इस टाइप से रोटेट कर देंगे। तो अब जो अपने आप जनरेट होगी शियर स्ट्रेसेस अपोजिट डायरेक्शन में, इनके अपोजिट डायरेक्शन में कौन से फेसेस पे, ये जो ग्रीन कलर से मैंने एरो मार्क किया वहां पर, तो ये यहाँ पर ऐसे एक्ट करेंगे और यहाँ पे ऐसे एक्ट करेंगे। ये क्यों जनरेट हुई, इसके कारण ये जनरेट हुआ उल्टा, नेट फोर्स जीरो करने के लिए ये दोनों आपस में क्या बना रहे हैं, कपल बना रहे हैं, तो एक मोमेंट जनरेट कर रहे हैं इस एलिमेंट पे। तो ये मोमेंट के कारण क्या होगा, पूरा का पूरा ऐसे घूम जाएगा। उस घूमने से रोकने के लिए अपोजिट कपल अपने आप जनरेट हुआ, कि जो ऐसे घुमा रहा था तो वो कैसे घुमाने लग गया, उसको ऐसे, जो इस टाइप से जो मोमेंट था उसको क्या कर रहा है, ये रोक रहा है, अपोज कर रहा है, ये वाला जो कपल जनरेट हो रहा है। तो इसको यदि आप 2D में देखना चाहे तो कुछ ऐसे देखा जा सकता है। ये फेस मान लीजिए A B C D, तो इसी फेस को मैं बना रहा हूँ A B C D, इस फेस को मैं बनाता हूँ और इसमें इसको मार्क करता हूँ
स्ट्रेसेस कुछ इस टाइप से एक्ट हो रही है, इस टाइप से। तो आप इसको यदि 2D में देखना चाहे तो कुछ ऐसा आप देख सकते हैं। अब देखिए अब हो क्या है, इस टाइप से हो गया अभी इक्विलिब्रियम में, लेकिन कुछ डिस्टॉर्शन इसके अंदर होगा। डिस्टॉर्शन देखिए, आप जब नॉर्मल फोर्स पढ़ रहे थे, जब अपन ने नॉर्मल स्ट्रेसेस पढ़ा था या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा था, तब भी इलॉन्गेशन हो रहा था। क्यों हो रहा था? पहले किसी चीज को लिया सिंपली से पढ़ेंगे, खींचेंगे तो क्या लंबाई बढ़ेगी, दबाएंगे तो लंबाई कम होगी। लेकिन अब जो कंसेप्ट है वो शियर पर है। आज जो हमारा ये लेक्चर है पूरा शियर पे है, तो इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हम शियर स्ट्रेस को हमने देख लिया थोड़ी देर पहले, अब हम शियर स्ट्रेन को समझना चाह रहे हैं। अब वो कैसे समझ में आएगा? जब हमने एक छोटा सा एलिमेंट, इसका जो सेक्शन था, ये वाला जो सेक्शन था चौक का, मतलब जो बोल्ट का सेक्शन था, वहां से हमने उठाया और उठा के इसको 3D में देखा, 3D से हम 2D में देखा। लेकिन अभी आप 3D में देखिए। अब आप खुद सोचिए, ये वाला फेस ऐसे हो रहा है, तो ये कुछ क्या हो जाएगा, कुछ देखिए ये वाला फेस भी खींच रहा है और ये वाला फेस भी खींच रहा है, तो कुछ ऐसे हो जाएगा। ये मतलब जो पहले ऐसे सीधा था कैसा हो जाएगा, खींच के ऐसे देखिए हो रहा है ना, अभी सीधा था, अभी खींच के क्या हो रहा है, ऐसे आगे की तरफ जाएगा। मतलब ये सीधा है, मान लीजिए अभी ऐसे, तो ये ऐसे खींच के कहाँ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। तो इसको यदि मैं बनाऊं तो कुछ ऐसे ही दिखेगा। तो उसके लिए मैं, आप यहाँ 2D से भी इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ये वाला जो सिरा है ये ऐसे खींच जाएगा और ये वाला सिरा ऐसे खींच जाएगा। तो इसको मैं 2D में आपको बना के बताता हूँ, कुछ ऐसे हो जाएगा। तो 3D में भी आप इसको विजुअलाइज कर सकते हैं इस टाइप से। ये ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसा, यहाँ पर। अब देखिए पहले ये एंगल था π/2, ये वाला एंगल भी कितना था, π/2, या 2D में देखें तो π/2, और ये भी क्या था, π/2, 90 डिग्री के एंगल्स थे। तो अब क्या हो रहा है, ये एंगल कितना हो गया, मान लीजिए π/2 माइनस गामा, और ये वाला एंगल भी कितना हो गया, π/2 माइनस गामा, और ये वाला एंगल कितना हो गया, π/2 प्लस गामा। मतलब जो डिस्टॉर्शन आ रहा है वो कितना आ रहा है, गामा एंगल का। यहाँ किसकी बात हो रही है, एंगल की। डिस्टॉर्शन किसका आ रहा है, मान लीजिए एक बार, किसका आ रहा है, गामा एंगल का। तो जो शियर स्ट्रेन होता है उसको शो करते हैं गामा से, और ये क्या होता है, एंगल। ये क्या होता है, एंगल होता है। इसको एक्चुअल में नापते कैसे हैं, और हम लेटर क्लासेस में पढ़ेंगे जब अपन स्ट्रेसेस के बारे में और पढ़ेंगे। तो यही क्या कहलाता है, शियर स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन आपने पढ़ा था, जो लंबाई बढ़ती है डेल अपॉन एल, और शियर स्ट्रेन क्या है, वो एंगल है, एंगल ऑफ डिस्टॉर्शन, जो एक छोटा सा एलिमेंट डिस्टॉर्ट हुआ है। और इससे आप जो जितना एलिमेंट डिस्टॉर्ट होगा उतना ही पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट भी डिस्टॉर्ट होगा। उससे आप क्या निकाल सकते हैं, शियर स्ट्रेन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेन। इसका यूनिट क्या होगा, रेडियन। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ शियर स्ट्रेन, यूनिट ऑफ शियर स्ट्रेन इज रेडियन। ठीक है, तो वही हुक्स लॉ फॉर शियर, हुक्स लॉ फॉर नॉर्मल स्ट्रेसेस अपन ने देखा था। अब देखते हैं शियर पे। हुक्स लॉ फॉर शियर लगाए तो शियर स्ट्रेस विल बी इक्वल टू शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी G इनटू शियर स्ट्रेन। तो G का डिफाइन करें तो टाउ अपॉन, अगेन G का यूनिट देखिए, गामा का यूनिट होता है रेडियन, लेकिन एंगल को कभी भी ऐसे डायरेक्टली लिखा नहीं जाता। तो G का यूनिट भी वही होगा जो टाउ का यूनिट होगा। टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस, और स्ट्रेस का क्या यूनिट होता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो भी स्ट्रेस का यूनिट होगा वही किसका यूनिट होगा, G का। जो स्ट्रेस का यूनिट है वही किसका यूनिट होता है, E का। तो इलास्टिसिटी कांस्टेंट में E और G के यूनिट क्या रहेंगे आपके, वही रहेंगे जो कि स्ट्रेस के होते हैं। मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर, मेगा पास्कल, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इस टाइप से आपकी वैल्यूज, ये यूनिट्स रहेंगी। ठीक है, और G का क्या नाम होता है, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या G को क्या बोला जाता है, कई बार मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोला जाता है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये भी इसको बोला। ये अब समझ में आ गया, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं, जवाब मिलेगा। तो हमारे ये नंबर 3 वाला हमारा इलास्टिक कांस्टेंट हो गया। नंबर 1 पढ़ा
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, नंबर 2 पढ़ा पॉइजन्स रेशियो, नंबर 3 हमने देखा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। 3 हो गया। अब हमारा लास्ट बच रहा है, दैट वाज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसको हटाते हैं और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को पढ़ाते हैं। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को K से शो किया जाता है, ठीक है। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं? मान लीजिए कि ये पानी है। बेसिकली बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादातर जो काम में आता है फ्लूइड्स के केस में आता है। यहाँ पर कोई पार्टिकल है या एक बॉल आपने यहाँ पर नीचे डाल दी, तो इस बॉल पे देखिए चारों तरफ से x में, y में और z में वाटर क्या कर रहा है? प्रेशर लगा रहा है चारों तरफ से। और कैसा प्रेशर लगा रहा है? सेम। तो मान लीजिए इस प्रेशर को अपन नाम दे देते हैं सिग्मा नॉट। प्रेशर या स्ट्रेस अपन इसको नाम दे देते हैं सिग्मा नॉट। तो चारों तरफ से यदि प्रेशर सेम आ रहा है तो इस प्रकार की स्ट्रेस को क्या बोलते हैं? स्फेरिकल स्ट्रेस। और अब चारों तरफ से आप किसी चीज को दबाओगे, जब आप खींच रहे थे तो लंबाई बढ़ रही थी, कम हो रही थी, ठीक है, या दबा रहे थे तो लंबाई कम होती है, बढ़ाते हैं तो लंबाई बढ़ रही है, दबा रहे हैं तो कम हो रही है। कुछ जब आप शेयर फोर्सेस के कारण क्या हो रहा था? आपका डिस्टॉर्शन हो रहा था एंगल का, ठीक है। अब जब किसी चीज को चारों तरफ से दबाते हैं, मान लीजिए ये फोन, इसको मैं चारों तरफ से, अभी तो मेरे 2 ही हाथ है तो 2 तरफ से दबा सकता हूँ। मान लीजिए यहाँ से भी दबा रहे हैं, यहाँ से भी दबा रहे हैं, हर तरफ से भी आप दबाएं, एक्स में भी दबा दे, वाई में भी दबा दे और जेड में भी दबा दे, तो होगा क्या भाई? आप दबा रहे हैं तो एक्स में भी घटेगा, वाई में भी घटेगा, जेड में भी घटेगा, क्योंकि सब तरफ से आप क्या कर रहे हैं? दबा रहे हैं। जबकि अपन ने पहले देखा था पॉइजन रेशियो में कि आप एक तरफ से खींचोगे तो दूसरा कम होता है, एक तरफ से दबाओगे तो दूसरा बढ़ेगा। वो किसके लिए था? यूनिएक्सियल लोडिंग के लिए था। लेकिन अभी क्या हो रही है? आपकी लोडिंग या आपका प्रेशर चारों तरफ से आ रहा है। तो ऐसे में क्या, पहले आपकी क्या चेंज हो रही थी? लंबाई चेंज हो रही थी, एंगल चेंज हो रहा था। अब क्या चेंज होगा? वॉल्यूम, क्योंकि बात क्या आ गई? चारों तरफ किया, तो क्या चेंज होने वाला है? वॉल्यूम। तो यदि हम वही सेम कंसेप्ट यहाँ पर लगाए तो यदि आपका स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अब चेंज हो रहा है, तो इस स्ट्रेन का नाम क्या हो जाएगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब ऐसी कोई कंडीशन भी हो सकती है जिसमें चारों तरफ से खींच रहा हूं, ऐसी कोई कंडीशन भी हो सकती है जिसमें चारों तरफ से ये प्रेशर आ रहा। तो यदि अपन इसका एक इस प्रकार से स्ट्रेस एलिमेंट बनाया जाए, इस बॉल में से भी एक छोटा सा स्ट्रेस एलिमेंट निकाल दूं, बहुत ज्यादा छोटा, और मैं सोचूं कि इसका, मैं मानूं कि इसका शेप ऐसा है, तो कुछ इस प्रकार से वो आपको दिखेगा, ठीक है। ये मान लीजिए y एक्सिस है, ये आपका z हो गया और ये हो गया x। तो इसमें हो क्या रहा है? इसमें इधर से भी प्रेशर आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, और आपका z में भी आ रहा है। ये भी सिग्मा नॉट है, ये वाला भी सिग्मा नॉट है और ये वाला भी सिग्मा नॉट। चारों तरफ से जो भी प्रेशर आ रहा है सब क्या है? बराबर है। ऐसे प्रेशर को क्या बोला जाता है? स्फेरिकल प्रेशर, स्फेरिकल स्ट्रेस बोला जाता है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे डिफाइन करेंगे? वही चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। वी नॉट भी लिख सकते हैं इसको, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। अब बात किसकी हुई? वॉल्यूम की हुई। तो वही सेम हुक्स लॉ यहाँ पे लगाया, सिग्मा नॉट इक्वल टू k इंटू ई, k इक्वल टू आ गया सिग्मा नॉट अपॉन ई। तो या फिर k को आप कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, सिग्मा नॉट डेल्टा v अपॉन v, तो v ऐसे फिर ऐसे लिखना चाहे तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। ये आ गया बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्या हो जाएगा आपका? स्फेरिकल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अधिकतर फ्लूइड्स के केस में सारे कंसेप्ट बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का आता है। तो आपका 4th नंबर का इलास्टिसिटी कांस्टेंट भी हो गया।
तो अपना फर्स्ट टॉपिक इलास्टिसिटी कांस्टेंट्स इज नाउ फिनिश्ड। थैंक यू।